नमस्कार सभी को, बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आज मैं आपको भूगोल विषय 11वीं कक्षा का एक प्रश्न है। हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है क्योंकि हिंद महासागर नीचे से यहाँ सब जगह फैला हुआ है, इन स्थानों पर, तो इसलिए इस महासागर के बीच में है ये। और हिंद महासागर दक्षिण में है, तो हिंद महासागर का ये दक्षिणी हिस्सा या उत्तरी हिस्सा, तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है कौन? भारत। और यह एक विश्व का 7वां बड़ा देश है, विशाल देशों में गिना जाता है। अगर 7 देशों की बात करें हम विश्व के, तो सबसे पहले रूस आता है, उसके बाद कनाडा आता है, फिर उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इसका दूसरा स्थान है जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अब ये विशाल देश है और हिंद महासागर में स्थित है, साथ में पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। ये जो हिस्सा ग्रीनविच जो मानक रेखा इंग्लैंड से निकली है, उस रेखा के पूर्व में है, इसलिए पूर्व में भी ये ग्रीनविच रेखा से बाद में वो दोनों तरफ से मिला है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में भी ये मध्य में है। और भूमध्य रेखा से अगर हम देखें, भूमध्य रेखा से इसके हिसाब से, तो ये भूमध्य रेखा से भी उत्तर में है, इसलिए एशिया के दक्षिण में और पूर्व में है। और पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा से ऊपर जो भी भाग आधा पृथ्वी का है वो उत्तरी गोलार्ध है, भूमध्य रेखा से नीचे का भाग है ग्लोब का, पृथ्वी का, वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, साथ में पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है, पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है ये हमारा देश भारत। अब इसमें ये बताया कि ये विशाल देश तो है ही सही, लेकिन साथ में इसकी जो केंद्रीय स्थिति है ये बड़ी इसके लिए लाभदायक है। आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, हर दृष्टि से ये लाभदायक है। आर्थिक दृष्टि से इसलिए लाभदायक है कि ये भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय जितने भी समुद्री मार्ग हैं उन सब के बीच में स्थित है, चाहे वो स्वेज समुद्री मार्ग हो, स्वेज जो है महासागरीय मार्ग हो, या उत्तम आशा अंतरीप वाला महासागरीय मार्ग हो, या प्रशांत महासागरीय मार्ग उधर से आने वाला वो हो, ये सभी मार्गों के बीच में स्थित है, सभी समुद्री मार्गों के बीच में स्थित है। इसको लाभ मिलता है, इससे इसको आर्थिक लाभ भी होता है। आर्थिक दृष्टि से भी इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? हिंद महासागर के बीच में होने के कारण। एक बात। दूसरी बात ये कि हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर स्थित है। हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर यह स्थित है कौन? ये भारत, हमारा देश। और हिंद महासागर के अगर उत्तरी सिरे पे स्थित है तो इसको हिंद महासागर में अंदर उभरने का, इसके जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीप किसको कहते हैं? वह भूमि का वह भाग जो 3 ओर जल से घिरा हो, भूमि का वह भाग जो 1 और 2 और 3 और जल से घिरा हो, वो प्रायद्वीप कहलाता। तो भारत को प्रायद्वीप मिला हुआ है। इस प्रायद्वीपीय भाग जो है हिंद महासागर में अंदर तक उभरा हुआ है। इस उभरे हुए होने के कारण इसकी तटरेखा कटी फटी है, और तटरेखा कटी फटी होने के कारण इसमें कई बड़े बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह इस भारत के तट की कटी फटी रेखा पर हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बंदरगाह हैं, और 200 मझोले और छोटे बंदरगाह इस पर स्थित है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो आपका कांडला बंदरगाह यहाँ है, मुंबई बंदरगाह यहाँ है, मुंबई के बाद में मार्मागोवा यहाँ है, या मंगलोर है, या कोझिकोड है, यहाँ आपका तूतीकोरन है, एन्नोर है, यहाँ चेन्नई है, यहाँ विशाखापट्टनम है, यहाँ पारादीप हो गया, और यहाँ कोलकाता बंदरगाह अंदर है। इस तरह से और भी बंदरगाह है, लेकिन मैंने मुख्य जितने मुझे याद थे सारे बंदरगाह यहाँ स्थित हैं। और यहाँ कोलंबो बंदरगाह है श्रीलंका का। तो इन बंदरगाहों के होने से इधर से आने वाले उत्तम आशा अंतरीप मार्ग और साथ में स्वेज मार्ग से आने स्वेज समुद्री मार्ग और उत्तम आशा अंतरीप मार्ग से आने वाले जहाज कहीं ना कहीं यहाँ ठहर ही जाते हैं, और इधर प्रशांत महासागरीय मार्गों से आने वाले जहाज भी यहाँ ठहर जाते हैं। इस कारण इसको केंद्रीय स्थिति का लाभ मिलता है। जब जहाज यहाँ ठहरेंगे तो कुछ आर्थिक लाभ इन बंदरगाहों को भी होता है। यहाँ पे माल चढ़ेगा, उतरेगा, या कुछ देर रुकेंगे तो तेल भी भरवाएंगे, कोयले की व्यवस्था भी होगी, इसलिए यहाँ से आयात निर्यात की सुविधा भी इसको अच्छी मिल जाती है कि विश्व के कई देशों में इसको आयात निर्यात की सुविधा मिल जाती है। किसको? भारत को। इसके बाद में भारत के कई सीमावर्ती और पड़ोसी देश हैं, जैसे कि आपका ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, इधर
और भी चीन भी है, ये कई देश है। इन देशों से सीमावर्ती देश भी हैं, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, लाओस है। इन सब देशों को इसमें जो है इसको व्यापार करने का इसको मौका मिलता है। और व्यापार करने का जब इसको मौका मिलता है तो क्यों मिलता है? क्योंकि ये हिंद महासागर में भी केंद्रीय स्थिति में है, इसलिए इसको मौका मिलता है। और ये अपना तैयार माल इन देशों तक भेज सकता है, चाहे समुद्री मार्ग से हो या स्थलीय मार्ग से हो। जैसे बांग्लादेश को स्थलीय मार्ग से, पाकिस्तान को, नेपाल को, भूटान को स्थलीय मार्ग से अपना माल, बना माल, तैयार माल भेज सकता है। अब इसकी स्थिति है कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर के उत्तर में उभरा हुआ है। हिंद महासागर के पूर्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक ये फैला हुआ है हिंद महासागर है। पश्चिम में अफ्रीका तक भी फैला हुआ है और पूर्वी तट एवं अरब देशों तक भी ये फैला हुआ है। कौन? हिंद महासागर। भारत इस समस्त सागरीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है। अतः पूर्व से पश्चिम तक और पूर्व से आने जाने वाले और पश्चिम से आने जाने वाले सभी जलमार्गों के केंद्र में है। इसलिए सभी जलमार्ग, समुद्री मार्ग इससे होकर जाते हैं। इससे भारत को व्यापारिक क्षेत्र में केंद्रीय स्थिति प्राप्त है और उस केंद्रीय स्थिति से उसको आर्थिक लाभ होता है और सामरिक लाभ तो इसको है ही सही। इसलिए कहा गया है कि हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा, अगर कहीं आपको लगता है, मेरी तो उम्मीद और आशा यही है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। मैंने जितना मुझसे बना उतना मैंने कहा। फिर एक और प्रश्न है, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, यह प्रश्न है। भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? ये एक प्रश्न है। भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? महाद्वीप नहीं, उपमहाद्वीप, महाद्वीप का छोटा भाग। उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? उसका सीधा सा है कि ये एक बृहद भौगोलिक क्षेत्र है, बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, बड़ा है। मतलब 7वें नंबर का देश है, तो वैसे भी विस्तार के हिसाब से देखा जाए तो महाद्वीप जैसा तो वैसे भी है। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा 2.5 गुना ही छोटा है, पर फिर भी बड़ा है, 7वें नंबर का देश है। दूसरी बात, इसको जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, कहीं ना कहीं इसको अब इसका जो मुख्य महाद्वीप एशिया है उससे किसी न किसी रूप में इसको अलग कर ही देती हैं। अब इधर देखिए पश्चिम में, तो पश्चिम में ये अरब सागर इसको अलग करता है। इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी अलग करती है। इधर यहाँ हिमालय की शाखाएं जो म्यांमार में गई हैं, म्यांमार में हिमालय की शाखाएं, वो इसको अलग करती हैं। उत्तर में चीन और नेपाल से और अन्य देशों से भी इसको अलग करती हैं। इधर थार का मसूतल है, ये सभी इसको अलग करते हैं। कहीं ना कहीं हिंदू कुश की सीमा, अगर पहले पुराने भारत को देखा जाए तो हिंदू कुश अलग करता था, इधर हिमालय अलग करता था, इधर अराकाम योमा नाम के पर्वत क्षेत्र जो थे, ये सब इसको इन सीमाओं से अलग करते हैं। वो करते थे पहले, सीमा जब इसकी विस्तृत थी, अब तो सीमा छोटी हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप से यहाँ से एक बृहद भौगोलिक इकाई से है, ये तो एक बृहद भौगोलिक इकाई है। और भौगोलिक इकाई भी वह जो कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक सीमाओं से अलग होती हो। ऐसी बृहद माने बड़ी भौगोलिक इकाई जो कि प्राकृतिक सीमाओं से, अन्य देशों से या महाद्वीप से अलग हो। तो इधर उत्तर में हिमालय से अलग है, पूर्व में भी ये अराकाम योमा से अलग है, इधर थार के मरुस्थल से अलग है और इधर समुद्री सीमाओं से अलग है। ये सब प्राकृतिक सीमा है। इन प्राकृतिक सीमाओं से अलग हो है और साथ में भौगोलिक बृहद इकाई है जो शेष महाद्वीप से अलग करती है और विशिष्ट बनाती है। शेष महाद्वीप से इसको अलग भी करती है और विशिष्ट भी बनाती है। किसको? भारत को। शेष महाद्वीप से अलग करती है, विशिष्ट बनाती है, इसकी विशिष्ट पहचान रखती है, विशिष्ट पहचान देती है। भारत में एक उपमहाद्वीप होने की समस्त विशेषताएं मिलती हैं। भारत में एक उपमहाद्वीप होने की सारी विशेषताएं पाई जाती है, ये इसमें बताया गया। आगे कहा गया है, भारत भौगोलिक सीमाओं द्वारा सीमांकित एक ऐसी विस्तृत क्षेत्र है। भारत जो है भौगोलिक सीमाओं से, जैसे मैंने अभी सीमाएं बताई, हिमालय की सीमा, हिंदू कुश की, अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी की और ये अराकाम योमा की, ये सारी सीमाएं मैंने जब बताई हैं, तो इन सीमाओं के कारण ही तो ये अन्य जगह से अलग है। क्यों है? क्योंकि
ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जो सीमांकित है, जो प्राकृतिक दृष्टि से एकता में आबद्ध है। प्राकृतिक दृष्टि से एकता में आबद्ध है। इधर इन सब से अलग है, इधर इन सब से अलग है, इधर भी अलग है, इधर भी सब ओर से ही अलग है और जो है आबद्ध होता है। प्राकृतिक सीमाओं से बंद है, आबद्ध है। आबद्ध मतलब बंद है। एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई के रूप को प्रदर्शित करता है। साथ में उत्तर में हिमालय पर्वतमालाएं, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान की पर्वत श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान की श्रेणियाँ, और इधर पूर्व में अराकाम योमा की श्रेणियाँ, है ना। और फिर साथ में दक्षिण में हिंद महासागर की, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की सीमाएँ इसको अलग करती है अन्य चीज़ों से। हिंद महासागर में से भी एक सीमांकित और एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कि प्राकृतिक रूप सीमाओं से अलग है पूरे महाद्वीप से और अन्य देशों से। हिमालय पर्वत श्रृंखला तथा हिंद महासागर द्वारा उपमहाद्वीप शेष एशिया से अलग रहता है, अलग पहचान लिया जाता है हाँ ये भारत देश है। अब ये इसका कारण भी है कि ये अलग क्यों है। ये इसलिए अलग है कि मुख्य भूमि जो एशिया की थी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये कहता है कि इसकी भारत की जो मुख्य भूमि थी वो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी थी, और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वो अंटार्कटिका महाद्वीप तीनों एक हिस्सा थे, जो कि एशिया, यूरोप, ये अंगारा लैंड थे करोड़ों वर्ष पहले, और ये गोंडवाना लैंड थे। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, अफ्रीका टूट के अलग हुआ, मेडागास्कर अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया नीचे खिसक गया, अंटार्कटिका और नीचे खिसक गया, भारत इधर खिसक आया। तो जब भारत इधर खिसका तो वैसे भी एशिया से कोई ये जुड़ा हुआ देश नहीं। पूर्व काल, प्राचीन काल में भी, करोड़ों वर्ष पहले भी ये कोई जुड़ा हुआ देश नहीं है, ये पहले से ही अलग था। ये तो बाद में यहाँ आके धीरे धीरे करोड़ों वर्षों की प्रोसेस के बाद में ये एशिया से जुड़ा। जब जुड़ा है और अलग से जुड़ा है इसलिए भी ये उपमहाद्वीप है। तो ये जो आपकी सिद्धांत कहता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ये यही कहता है करोड़ों वर्ष पहले यहाँ ये नहीं था, बाद में यहाँ आया। और एशिया कठोर भूखंड था, ये भी कठोर भूखंड था। बीच में 33 महासागर की जो है तलछट बिछी हुई थी। जब ये सरका उधर से तो एशिया उधर से खिसका, ये इधर से खिसका, तो बीच का जो भाग था तलछट वाला, वो नरम भाग था, मुलायम भाग था, वो मुड़ गया। तो ये सारी पर्वत श्रेणियाँ मध्य महाद्वीप में बन गई हैं। जैसे यहाँ पे अराकाम योमा, यहाँ हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, और यहाँ हिंद कुश और सुलेमान की श्रेणियाँ यहाँ पे बनी है। वो इसी के कारण बनी है कि भारत यहाँ से खिसक के यहाँ पहुँचा है। और आज भी हिमालय पर्वत धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है। हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की 10-5 साल पहले जो ऊंचाई हम पढ़ा करते थे वो 8,848 थी, लेकिन वर्तमान में भी ये खिसक रहा है और हिमालय पर्वत ऊंचा हो रहा है। तो अब आजकल उसकी हम जो ऊंचाई पढ़ेंगे वो 8,850 मीटर पढ़ना चाहिए, ना कि 8,848। ये सब बदला है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें एक प्रश्न और है, लक्षद्वीप की विशेषताएं बताइए। तो लक्षद्वीप ये द्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका भी एक द्वीप है। तो लक्षद्वीप की विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता ये है कि यहाँ पे कोई द्वीप थे नहीं, ना भूमि उभरी हुई थी। यहाँ केवल मूंगे की चट्टानें जो थी, उन चट्टानों पे ही तलछट जमा हो के ये समुद्र के अंदर से उभर आए हैं। कुछ द्वीपों के हिस्से, कुछ द्वीप जो हैं उभर आए हैं। इसलिए ये जो द्वीप बने हैं, कौन से लक्षद्वीप, ये मूंगे के बने हुए द्वीप हैं। किसके? मूंगे के या कोरल के। दूसरी बात, यह नारियल के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। इन लक्षद्वीप में पहली बात तो ये किससे बने? मूंगे से बने। दूसरी बात, इसमें नारियल के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते। स्वाभाविक सी बात है, समुद्र तटीय क्षेत्र जितने भी हैं उन सभी में नारियल के वृक्ष तो जरूर पाए जाते हैं। वो भी कहाँ के? भूमध्य रेखा के पास वाले तटीय क्षेत्रों पर नारियल के वृक्ष इन द्वीपों पर जरूर पाए जाते हैं। ताड़ के भी पाए जाते हैं, केले के भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर नारियल के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। दो विशेषता हुई। पहली विशेषता, मूंगे की चट्टानों से बने द्वीप हैं। दूसरी विशेषता, यह नारियल के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, अधिक संख्या में। तीसरी विशेषता, इन द्वीपों पर अनाज, दालें, केले और सब्जियां पैदा की जाती। अनाज, दालें, केले और सब्जियां पैदा की जाती इन द्वीपों पर। तो ये लक्षद्वीप के जो समूह हैं, द्वीपों का जो एक समूह है, पूरे द्वीपों पर अनाज, दालें, सब्जियां और केले पैदा किए जाते हैं। चौथी विशेषता है, ये भारत
का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? भारत का जनसंख्या में और क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो यहाँ जो है केंद्र शासित प्रदेश पाया जाता है, बनाया गया है भारत सरकार द्वारा। तो ये भी एक प्रश्न था। अब आप इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।